अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। भारतीय संतरी गपशप करते मेरे सामने से गुजरते चले गए, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे कि अचानक एक झाड़ी से लूंबड़ निकलकर भागा। झाड़ियों की हरकत देखकर एक आदमी चीखा, यहाँ कोई है, कोई जानवर होगा गणेश। किसी ने बेपरवाह अंदाज में उसे तसल्ली दी। एक मिनट देख तो लूँ। गणेश पीछे मुड़ा। उसका रुख उस झाड़ी की तरफ था जिसकी मैंने आड़ ली हुई थी। बदकिस्मती से वो बदबख्त लूंबड़ भी उसी जानब को दौड़ा था। मैंने गैर महसूस अंदाज में पीछे हटना चाहा, मगर देर हो गई थी। मुझे पहले ही 2-3 झाड़ियाँ छोड़कर छुपना चाहिए था, लेकिन जल्दी में मैं जिस जगह छुपा था वहीं बैठा रह गया था। मेरे ख्याल में तो वो यूं भी आगे बढ़ रहे थे, इसलिए मजीद रास्ते से हटने की ज़रूरत नहीं रही थी। इसमें मेरा कसूर भी इतना ज़्यादा नहीं था कि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कोई लूंबड़ आखिरी वक्त पर ऐसी हरकत कर गुजरेगा। मैं अभी वहां से गायब होने का कोई तरीका सोच ही रहा था कि एकदम गणेश झाड़ी की ओर से नमूदार हुआ। चांद की मध्यम रोशनी से बढ़कर गणेश के हाथ में पकड़ी हुई ताकतवर टॉर्च ने मेरा भांडा फोड़ा था। कौन हो तुम? उसके मुंह से खौफ और गुस्से की मिलीजुली आवाज़ बरामद हुई। इसके साथ ही उसने अपने कंधे से लटकी कलाशनकोफ उतारने की कोशिश की। उसे इस कोशिश में कामयाब होने देना अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत करने के मुतरादिफ था। मैंने बगैर देर किए ट्रिगर दबा दिया। मेरे पास साइलेंसर मौजूद था, मगर इतना वक्त नहीं था कि मैं साइलेंसर पिस्तौल की नाल पर फिट कर पाता। माहौल धमाके की आवाज़ से गूंज उठा था। 2-3 गज के फासले से चलाई हुई गोली के खता जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। गो रोशन टॉर्च की वजह से मुझे उसका चेहरा वाज़े दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसका हैवला वाज़े था, और गोली चलाने के लिए इतना दिखाव काफ़ी होता है। सर में लगने वाली गोलियों ने उसे चीखने का मौका भी नहीं दिया था। मैंने मुसलसल 2 मरतबा ट्रिगर दबाया था। उसके गिरते ही मैंने कदम बढ़ाकर उसकी कलाशनकोफ उठा लिया। उसके हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च का रुख कुदरती तौर पर उसकी तरफ हो गया था। उसने बंड वरियल पहना हुआ था, जिसके सामने मुझे 2 हैंड ग्रेनेड लटकते नजर आए। मैंने लगे हाथों वो ग्रेनेड भी उसके बंड वरियल से निकालकर अपने जेबों में डाल लिए थे। ये करते ही मैं झुके झुके पीछे भागा। गणेश, गोलियां तुमने चली हैं? सरसीमा लहजे में पूछा गया। गणेश गरीब जवाब देने की हालत में होता तो बताता। गणेश, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? इस मर्तबा एक और खौफजदा आवाज़ उभरी। मैं इस दौरान झुके झुके वहां से दूर हटने लगा। गणेश को गोली लग चुकी है, किसी ने चीखते हुए कहा, और इसके साथ ही उसने कलाशनकोफ का फायर खोल दिया था। फिजा मुसलसल फायरिंग की आवाज़ से गूंज उठी थी। मैं बगैर किसी तखीर के ज़मीन पर लेट गया और उसी हालत में उनसे दूर हटने लगा। अचानक मुझे ख्याल आया कि अगर मेरी तरफ से फायर का जवाब ना दिया गया तो वो मेरा ताक़ुब कर सकते थे। मैंने रुककर कलाशनकोफ का कॉकिंग हैंडल खींचकर छोड़ा। इजेक्शन स्लॉट के रास्ते गोली उड़कर दूर जा गिरी थी। यकीनन राइफल पहले से लोड थी, और मेरे कॉकिंग हैंडल खींचने की वजह से पहले से लोडशुदा गोली बाहर निकल गई थी। लेकिन वो वक्त ऐसी बातों पर गौर करने का नहीं था। मैंने सेफ्टी लीवर को सिंगल राउंड फायर करने की हालत पर लगाया और 2-3 फायर दाग दिए। इसके साथ ही मैं ज़ोरदार आवाज़ में बोला, अब्दुल्ला, फायर मत करो, इन्हें जिंदा पकड़ना है। ओसामा, तुम वकास के साथ दाएं तरफ से जाओ, हमजा तुम्हारे साथ होगा, और हारून, तुम अबू हुरैरा और खालिद के साथ बाएं तरफ से आगे बढ़ो। इतना कहकर मैंने भारी आवाज़ में कहा, जी कमांडर, और खुद पीछे मुड़कर झुके झुके अंदाज में भागने लगा। इसके साथ ही मेरे कानों में किसी की घबराई हुई आवाज़ भागो कहना पड़ चुका था। भागते हुए उन्होंने चंद गोलियां फायर की थीं, मगर वो उनकी इसतरारी हरकत थी। तमाम गोलियां बगैर निशाना साधे और किसी हदफ को ताके बगैर चलाई गई थीं। हिंदू इतना बहादुर नहीं है कि रुककर मुजाहिदीन का मुकाबला कर सकता। मैंने भी जल्दी में होने के बावजूद ऐसे नाम लिए थे जिनसे अमूमन मुजाहिदीन एक दूसरे को पुकारा करते हैं, और ये सब सुनते ही उन्होंने तहकीक करने या कुछ सोचने समझने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन उन 4 बंदों के भागने से खतरा नहीं टला था। मैं इंडिया की हदूद में दाखिल हो गया था, और मुझे यकीन था कि उन्होंने बड़े पैमाने पर
फर्जी मुजाहिदीन की तलाश का काम शुरू कर देना है। खैर वो बात की बात है। मैंने दिल ही दिल में खुद को तसल्ली दी। फिलहाल वहाँ से गायब होना ज़रूरी था। मैं तमाम एहतियात बाला ताक रख कर सर पर दौड़ने लगा। इस इलाके में मौजूद नाले बतदरीज गहराई में उतरते जाते हैं। हल्की हल्की ढलान में मुझे भागने में अगर कोई दिक्कत थी तो बिखरे हुए पत्थरों की वजह से थी। भागते हुए हिंदू के इक्का दुक्का फायर की आवाज़ भी अभी तक आ रही थी। अचानक पूरा इलाका रोशनी में नहा गया था। मैं फौरन ज़मीन पर लेट कर साकन हो गया। नाले पर तैनात पोस्ट से किसी ने मार्टर गन से रोशनी का गोला फायर किया था। मार्टर का रोशनी का गोला काफ़ी बुलंदी पर जाकर फटता है। रोशनी के गोले के साथ छोटा सा छतरी नुमा कपड़ा लगा होता है, इसलिए नीचे गिरते वक्त गोला धीमी रफ्तार में नीचे आता है और इस दौरान उसकी रोशनी से काफ़ी दूर तक के इलाके की देखभाल की जा सकती है। गोले की रोशनी ख़त्म होते ही मैं एक बार फिर भाग पड़ा और इस दौरान एक और फायर हुआ। उस वक्त तक मैं झाड़ियों के घने झुंड में दाखिल हो गया था। इस मर्तबा मैंने रुकने की कोशिश नहीं की और आगे बढ़ता गया। वो नाला आगे जाकर 3 शाखों में बढ़ गया था। मैंने बगैर किसी मंतकी सोच के एक नाले का चुनाव किया और आगे बढ़ गया। वो सोचने का वक्त नहीं था। रोशनी के गोले मुसलसल फायर हो रहे थे। इसके साथ ही उन झाड़ियों के झुंड पर तवातुर से गोलियां बरसाई जाने लगीं। विक्रस गन से फायर किया जा रहा था। उसकी आवाज़ में अच्छी तरह पहचानता था। और फिर वहां 2 इंच मार्टर के गोले भी फायर किए जाने लगे। जिन पहाड़ियों से मैं गुजर रहा था वो अलबत्ता 2 इंच मार्टर गन की ज़द से बाहर थीं, क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक इंडियन आर्मी के पास मौजूद 2 इंच कुतुर की मार्टर का ज़्यादा से ज़्यादा रेंज बमुश्किल 150 मीटर था। इसके साथ उनके पास 60 mm मार्टर भी मौजूद हैं, जिनका रेंज 1250 मीटर है। इस दौरान मार्टर्स के मार के इलाके से तो मैं निकल आया था, लेकिन 81 mm मार्टर के जिसकी रेंज का 5 किलोमीटर था, उसकी रेंज में मैं अब भी आ रहा था। लेकिन इतनी अकल तो बहरहाल उनमें भी मौजूद थी कि 81 mm मार्टर के गोले वो अपने इलाके में फायर नहीं कर सकते थे। ज़रा सी बेहतियाती से खुद उनकी कोई अपनी पोस्ट भी फायर की जद में आ सकती थी। नाजरीन की मालूमात के लिए बताता चलूँ कि यहाँ मैंने इंडियन मार्टरों की रेंज वगैरह लिखी है। पाकिस्तान आर्मी के पास मौजूद इन्हीं नामों की मार्टरों की रेंज बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरा ये अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ था। वो छोटी मार्टरों से अपनी पोस्ट के करीब मौजूद झाड़ियों में ही मार्टर और विक्रस का फायर करते रहे। दाएं बाएं के इलाके में भी रोशनी के गोले फायर होना शुरू हो गए थे। यकीनन वायरलेस सेट से वो अपनी दूसरी पोस्टों तक ये खबर पहुंचा चुके थे। या ये भी हो सकता था कि अपनी एक पोस्ट से फायर होता देखकर दूसरों ने हिफ्ज़ मतक़द्दुम के तौर पर रोशनी के गोले फायर करना शुरू कर दिए हों। बहरहाल कुछ भी था, ये बात यकीनी थी कि मैं बुरी तरह फंस चुका था, लेकिन इसके साथ ये बात भी शक से मुबर्रा थी कि मैं इतनी आसानी से हथियार डालने वालों में से नहीं था। मैं झाड़ियों के जंगल से बाहर आ चुका था। अब दौड़ने की बजाय मैंने तेज़ कदमों से चलना शुरू कर दिया। मेरा सांस धौंकने की मारे चल रहा था। यूँ लग रहा था जैसे फेफड़े मुंह के रस से बाहर आ गिरेंगे। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मेरी ये हालत हो रही थी। मैंने लम्हा भर ठहर कर अपना सांस काबू किया और फिर चल पड़ा। वक्फे वक्फे से फायरिंग की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी। मेरा अंदाज़ा था कि जल्दी उन्होंने इलाके की तलाशी के लिए अपनी पार्टियां निकाल देना थीं। उस वक्त तक मैं इस इलाके से जितना दूर निकल जाता उतना बेहतर था। अचानक मुझसे चंद गज के फासले पर रोशनी का गोला फायर हुआ। बगैर किसी शुबे वो 81 mm मार्टर का गोला था, क्योंकि ये इससे पहले फायर होने वाले गोलों से हुजूम में बड़ा था और उसकी रोशनी भी ज़्यादा थी। मैं फ़ौरन नीचे लेट कर साकिन हो गया। उसकी रोशनी में दूर दूर तक किसी भी चीज़ की हरकत को देखा जा सकता है। नीचे लेटकर मैं भी उस गोले की रोशनी से मुस्तफ़ीद होने लगा। हद निगाह तक नज़र आने वाले इलाके का मैंने अच्छी तरह जायजा ले लिया था। दूसरे गोले के फायर होने से पहले मैं उठकर आगे बढ़ गया। आगे वो नाला मज़ीद 2 हिस्सों में मुनक़सिम हो गया था। जिस सिमत पोस्ट मौजूद थी मैंने उसी सिमत सफ़र जारी रखा। दूसरे नाले में लाजमन आगे जाकर दूसरी पोस्ट मौजूद होना थी और नामालूम वहाँ से उसका फासला कितना था। जबकि इस पोस्ट के इलाके को अबूर करने के बाद
आगे चंद किलोमीटर तक मैं दूसरी पोस्ट के दर्द सर से बच सकता था। पोस्ट चूंकि 200-300 गज दूर ढलान पर वाक़ थी, इसलिए मैं पत्थरों की आड़ लेकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। पोस्ट और मेरे दरमियान किसी बड़ी चट्टान आने की सूरत में मैं वो फासला भाग कर तय करता, और इसके बरक्स होने की सूरत में मैं ज़मीन पर लेट कर रेंगने लगता। अचानक कलाशनकोव गरजी। गोलियों की बौछार उसी सिमत ही थी जहाँ मैं मौजूद था। बिला शक को शुबह शबीद हालात में मेरी हरकत नजर आ गई थी। अब इस सिमत सफ़र जारी रखना बेवकूफ़ी थी। मैं फ़ौरन 25-30 गज दूर नाला मोड़ की तरफ बढ़ा, लेकिन ज़मीन से उठने की गलती मैंने नहीं की थी। चंद कदम दूर पत्थर की एक बहुत बड़ी चट्टान मौजूद थी। उसकी आड़ लेकर मैं उस नाले में घुस सकता था जिसमें दाखिल होना मैंने पहले नामुनासिब समझा। चट्टान की आड़ मुयसर आते ही मैं सरपट भागा। उस वक्त रोशनी का गोला फैर हुआ, लेकिन रोशनी फैलने तक मैं दूसरे नाले में मुड़कर उछल हो गया था। अब मैंने फिर भागना शुरू कर दिया था। मोड़ के सिरे की तरफ मुझे मुसलसल फायरिंग की गूंज सुनाई देती रही। मैं दाएं बाएं देखता आगे बढ़ता रहा। इस जगह मेरे नजर आने का मतलब यह था कि मेरा पिछला सफ़र बेकार गुजरा था। दुश्मन मेरे सफ़र की सिमत को जान चुका था। इसके साथ मैं कितना सफ़र कर चुका था यह भी उसे मालूम हो गया था। हो सकता है उन्हें मेरे अकेला होने के बारे में भी मालूम हो गया हो, क्योंकि जिस आखिरी पोस्ट के करीब मेरी हरकत देखी गई थी, लाजमन उन्हें सिर्फ एक ही आदमी नजर आया होगा। वो ये हतमी बात नहीं थी। वो ये भी सोच सकते थे कि वो फर्जी मुजाहिदीन मुख्तलिफ सिमतों में फ़रार होने की कोशिश कर रहे हैं। कदमों की रफ्तार से ज़्यादा मेरी सोचें मुख्तलिफ किस्म के मफरूज़ों में उलझी हुई थीं। पाँव जल्द अज जल्द इस जगह से दूर होने में मेरी मदद कर रहे थे, और दिमाग कोई बेहतर हल सोचने में मुसलसल सरगर्दा था। मोड़ से थोड़ा दूर आने पर घनी झाड़ियाँ और दरख्त शुरू हो गए थे। दरख्तों की वजह से चांद की रोशनी भी करामद नहीं रही थी, लेकिन मेरी मजबूरी यह थी कि मैं टार्च जलाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। टार्च की रोशनी बहुत दूर से नजर आ जाती है, और ऐसी हालत में कि दुश्मन मेरी मौजूदगी से बाखबर था। टार्च रोशन करना बेल मुझे मार की कहावत का अमली सबूत देना था। मैं ठोकरें खाता झाड़ियों से उलझता आगे बढ़ता रहा। रुकने का खतरा मैं किसी सूरत मोल नहीं ले सकता था। मुझे इल्म था कि सुबह की पहली रोशनी के साथ ही यह सारा इलाका इंडियन आर्मी ने घेर लेना था। ऐसा करना उनके लिए इसलिए भी आसान था कि वहाँ चारों तरफ उनकी पोस्टें फैली हुई थीं। अपनी पोस्टों की आधी नफरी ही नीचे नालों में तैनात करने से वो आने जाने के ज़्यादातर रास्ते बंद कर सकते थे। ऐसा होने की सूरत में मैं लंबे अरसे के लिए मायूस हो जाता। मेरे पास इतना राशन मौजूद नहीं था कि मैं ज़्यादा वक्त किसी पोशीदा मकाम पर गुजार सकता। यूँ भी सर्दी की वजह से रज़ाई के बगैर रात गुजारना नामुमकिन नहीं, मुश्किल तरीन ज़रूर था। और ऐसा भी मैं अपने पास मौजूद गर्म कपड़ों की बिना पर कह रहा हूँ, वरना इस सर्दी में रात गुजरना इजराइल अलैहिस्सलाम से मुआनका करने के मुतरादिफ था। इन्हीं सोचों में उलझा मैं लंबे कदम उठाता आगे रवाना था। इस नाले में ना तो कोई मोड़ आया था और ना कहीं नाले की जैली शाख नजर आई थी। दाएं बाएं की चढ़ाइयाँ भी काफ़ी दुश्वार गुजार थीं, और रात की वजह से तो वो चढ़ाइयाँ और भी सख्त और दुश्वार गुजार नजर आ रही थीं। अचानक मुझे ठुठक कर रुक जाना पड़ा। हवा के दोष पर वायरलेस सेट के स्पीकर से निकलती हुई आवाज़ मेरे लिए किसी धमाके से कम नहीं थी। एकदम नीचे बैठकर मैंने अपने कान आवाज़ की सिमत लगा दिए। आवाज़ इतनी वाज़ेह नहीं थी कि मैं उनकी बात समझ पाता। मैं बैठे बैठे ही उस सिमत को बढ़ने लगा। जल्दी वाज़ेह आवाज़ मेरे कानों में आने लगी। यकीनन वायरलेस सेट वाले ने आवाज़ को धीमा रखा हुआ था, लेकिन रात के सन्नाटे में फिर भी आवाज़ काफ़ी दूर जा रही थी। नहीं, और बंदूक की ज़रूरत नहीं है, इतने ही काफ़ी हैं, ओवर। मेरी समातों में पहला मुकम्मल फिक्रा पड़ा था। ठीक है सर, हम तैयार बैठे हैं, ओवर। वहाँ मौजूद आदमी ने निस्बतन धीमे लहजे में जवाब दिया था। वायरलेस सेट की सबसे बड़ी खामी यही है कि उस पर बातचीत करते वक्त ऊंची आवाज़ से बात करना पड़ती है। इस तरह दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ भी अच्छी खासी बुलंद होती है, और आवाज़ के कम तरीन दर्जे में भी मोबाइल फ़ोन के स्पीकर ऑन होने जितनी आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है। लेकिन इस वक्त वायरलेस सेट की वो खामी मेरे लिए रहमत का बायस बनी थी।
शहरी इलाकों में ऑपरेशन वगैरह के लिए अब वायरलेस के साथ ईयरफोन का इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ को फ़कत इस्तेमाल करने वाला ही सुन सकता है, और ज़रूरी नहीं कि एक बंदा हो। एक बंदा तो हमें नज़र आया है, हो सकता है ज़्यादा अफराद हों। हम पीछे से आ रहे हैं, तो हमने आगे नहीं गुजरने देना और जंगल से बाहर घात लगानी है। दूसरी सूरत में वो दरख्तों की आड़ वगैरह लेकर निकल भी सकते हैं। ओवर। दूसरी जानब दी जाने वाली तमाम हिदायत मुझे बगैर किसी दुश्वारी के सुनाई दे गई थीं। हम जंगल के सिरे पर ही मौजूद हैं सर। ठीक है, वहीं इंतज़ार करो, आगे नहीं आना, और अपने आदमियों को आड़ में रखना है। यह ना हो हमारी तरफ से चलाई गई गोलियों का निशाना अपने आदमी बन जाएं। हम मुख्तलिफ पत्थरों और चट्टानों की आड़ में हैं सर। केप लिस्टिंग ओवर एंड ऑल। दूसरी जानब की आवाज़ आना बंद हो गई थी। मैं चूहेदान में फंस गया था। आगे दरिया, पीछे खई वाली मिसाल इस वक्त 100% मुझ पर मुंतबक हो रही थी। मेरे ताक़ुब में आने वालों की तादाद 10-12 से ज़्यादा होना थी। इसी तरह सामने भी इतने आदमी तो लाजमी तौर पर मौजूद थे। ऐसी सूरत में मेरा बच जाना एक करामत ही होती है, लेकिन मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता था। मैंने फैसला करने में चंद मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगाया था। हातमी फैसले पर पहुँचते ही मेरे कदम चढ़ाई की तरफ उठने लगे। चढ़ाई का सफ़र यूँ भी बहुत मुश्किल होता है, और वो चढ़ाई तो बहुत दुश्वार गुजार थी। वो पहाड़ी अबूर करके अगर मैं दूसरी जानब उतर जाता तो किसी महफूज मकाम तक पहुँच सकता था। दरख्तों और झाड़ियों की आड़ ने ज़्यादा देर तक मेरा साथ नहीं दिया था। दरख्तों की आड़ से निकलते ही चढ़ाई मज़ीद सख्त हो गई थी। पहले तो मैं ऊपर चढ़ने के लिए झाड़ियों वगैरह की मदद ले रहा था, लेकिन अब ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी जिसका सहारा लेकर मैं ऊपर चढ़ता। कलाशनकोफ की सीलिंग मैंने सर से गुजार कर कलाशनकोफ पीठ पीछे लटका ली थी। पहाड़ी इलाका अबूर करने तक मैं उस कलाशनकोफ को फेंकना नहीं चाहता था। हाथों की मदद से पत्थर बाहर को निकले हुए नुकीले सिरे पकड़कर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर खिसकना शुरू कर दिया। अगर मेरा हाथ फिसल जाता तो मेरा बचना महल था। मैं दरख्तों की आड़ से निकलकर चांद गाजी ऊपर चढ़ा हूँगा कि मेरी समातों में कलाशनकोफ के बरस्ट की आवाज़ गूंजी। चल भाई शानी, तुम्हारा वक्त तो पूरा हुआ। मैं खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाया। उसी वक्त 2-3 और बरस चलाए गया, लेकिन कोई भी गोली मुझे नहीं छू सकी थी। मैंने नीचे की तरफ नज़र दौड़ी। उसी वक्त एक और कलाशनकोफ गरजी। आवाज़ की सिमत का अंदाज़ा करते ही मेरा रुका हुआ सांस इत्मीनान भरे अंदाज में खारिज हुआ। मेरी तलाश में सरगर्दा दुश्मन घनी झाड़ियों और शक वाली जगह पर अपना इमोनेशन फूंक रहा था। मैंने दोबारा अपना सफ़र शुरू कर दिया। दुश्वार गुजार चट्टान पर चढ़कर आगे 50-60 कदमों का सफ़र पहली चट्टान की निस्बत आसान था। वहाँ बर्फ भी बिखरी पड़ी थी। मैं आगे को झुककर बुलंदी सर करने लगा। फायर की आवाज़ आना बंद हो गई थी। मेरे कदमों में तेजी आ गई थी, क्योंकि मुझे जंगल में न पाकर उनका ख्याल दाएं या बाएं मौजूद बुलंदी की तरफ जा सकता था। गो चढ़ाई बहुत दुश्वार गुजार थी, लेकिन जहाँ तक दरख्तों की हदूद मौजूद थी वहाँ तक मुझे ढूंढने के लिए वो आ सकते थे। जल्दी मेरे अंदेशों ने हकीकत का रूप धार लिया था। इस मरतबा पहाड़ी के करीबन दरमियान में कलाशनकोफ का बरस चलाया गया। उस वक्त तक मैंने आसान रास्ता तय कर लिया था। आगे फिर चट्टान खड़ी थी। उस चट्टान की जड़ में मैं आगे बढ़ने लगा, ताकि कहीं भी ऐसी जगह नजर आए जहाँ से ऊपर जाना मुमकिन हो सके तो कोशिश करूँ। मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा था। वो जगह भी ऐसी थी कि आम हालात में उस पर पाँव धरने की जुर्रत मैं खुद भी ना कर पाता, लेकिन इस वक्त मेरी जान पर बनी हुई थी। और जब मामला आर पार वाला हो तो बड़े बड़े खतरे मोल ले लिए जाते हैं। जेब से मजबूत और तेज़ खंजर निकाल कर मैंने मुंह में पकड़ लिया था, क्योंकि बाज़ जगहों पर हाथ पकड़ने के लिए कोई नुकीली जगह या दरार न मिलती है, तो मैं इस खंजर को किसी तंग दर्ज में घुसाकर हल्का सा आसरा हासिल करता। 7-8 गज की उस चट्टान को सर करते हुए मुझे दांतों पसीना आ गया था। अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए मैंने दस्ताने उतार कर जेब में डाल लिए थे, और उस वक्त यूँ लग रहा था जैसे मेरे हाथ मेरे जिस्म का हिस्सा न हो। सर्द चट्टान के मुसलसल लिम्स ने मेरे हाथों में ईंठन शुरू कर दी थी। चट्टान पर चढ़ते ही मैंने हाथों को आपस में ज़ोर ज़ोर से रगड़ने लगा।
मिनट भर यह वजीफा जारी रखने के बाद मैंने जेब में रखे गर्म दस्ताने निकाल कर पहन लिया। इसके बाद पहाड़ी की चोटी तक कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं थी कि मुझे दस्ताने उतारने की ज़रूरत पड़ती। 30-35 कदमों का सफ़र तय करके मैं ऊपर पहुंचा। तलाश करने वाली पार्टियां पहाड़ की उस बुलंदी तक पहुंच गई थीं जहां दरख्तों का सिलसिला ख़त्म हो रहा था। इसका अंदाज़ा मुझे उनके किसी झाड़ी पर फायर करने से हुआ। वहां पर मैं उन पार्टियों की कार्रवाई से बिल्कुल महफूज था, क्योंकि जिस चट्टान को सर करके मैं ऊपर चढ़ा था उसे आम हालात में सर करने के लिए कोह मई के समान का होना ज़रूरी था। मैंने भी बस जान का खतरा मोल लेते हुए उसे अबूर करने की कोशिश की थी कि इसको अबूर न करने की सूरत में तभी मेरे लिए मौत ही थी, और कोशिश करके मरना हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कहीं बेहतर है। इस तरह कम से कम दिल में कोई हसरत तो बाकी नहीं होती। स्काई लाइन से नीचे होकर मैं पहाड़ी की बुलंदी पर आगे बढ़ गया। कोशिकार इनकी समझ में शायद स्काई लाइन की बात ना पड़ी हो। उनकी मालूमात के लिए अर्ज है कि किसी ऐसी जगह पर हरकत करना जहां आदमी के पस मंज़र में कोई चीज़ मौजूद न हो। ऐसी सूरत में उस आदमी की हरकत दूर से भी आसानी से देखी जा सकती है। मेरी हरकत कंसर्टीना वायर यानी लच्छेदार कांटादार तार को देख कर रुकी। तार की मौजूदगी ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वहाँ से 100-200 गज के फासले पर इंडिया की कोई पोस्ट मौजूद थी। हालात जिस किस्म के बन चुके थे उनमें पोस्ट के लोगों को गाफिल समझना एक हमाकत ही थी। कंसर्टीना वायर आधे से ज़्यादा बर्फ़ में छुपी हुई थी और उसे अबूर करना चंदा दुश्वार नहीं था, लेकिन मैं पोस्ट के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मैं दाएं जानिब से उस पहाड़ी पर चढ़ा था। कंसर्टीना वायर के साथ साथ ही मैं बाएं जानिब नीचे उतरने लगा। बरूदी सुरंगी कत्ते को अमूमन बार बर्ड वायर यानी सीधी कांटेदार तार लगाकर ज़ाहिर किया जाता है। गो हिंदू जिस घटिया जहनीत का मालिक है उससे ये बैद है कि वो जैनवा मुआहदे के मुताबिक बरूदी सुरंगी कत्ते की निशानदही बार बर्ड वायर से करे, लेकिन यह उनकी फॉरवर्डिंग पोस्ट नहीं थी। यहाँ दुश्मन के लिए नहीं तो अपने आदमियों की निशानदही के लिए उसे बरूदी सुरंगी कत्ते की निशानदही करना ज़रूरी था। इसके अलावा कई कई फुट पर पड़ी बर्फ भी अर्जी तौर पर बरूदी सुरंगों को नकारा कर देती है, क्योंकि बर्फ की मोटी तह की वजह से बरूदी सुरंग पर मतलूबा दबाव नहीं पड़ता, और दबाव न पड़ने की सूरत में बरूदी सुरंग नहीं फटती। मैं तार से बाहर रहकर नीचे उतरने लगा। दूसरी जानिब उतराई काफ़ी दुश्वार थी, लेकिन इतनी नहीं कि मेरी हरकत रुक सकती। थोड़ा सा नीचे होते हुए इक्का दुक्का दरख्त और झाड़ियाँ शुरू हो गई थीं। मैंने मुकम्मल नाले में उतरे बगैर पहाड़ी के दरमियान में रहते हुए आगे का सफ़र शुरू कर दिया। घड़ी पर निगाह दौड़ाने पर मुझे सुबह के 3 बजते नजर आए। मैंने 10 बजे अपना सफ़र शुरू किया था। गोया मुझे मुसलसल हरकत करते 5 घंटे गुजर चुके थे। रोशनी फैलने में 2-2.5 घंटे रह गए थे, और इस मुख्तसर वक्त में मुझे किसी महफूज मकाम पर पहुंचना ज़रूरी था। अचानक मेरे कानों में शदीद फायरिंग की आवाज़ आई। 3-4 कलाशनकोफें इकट्ठी ही गरज रही थीं। शायद किसी जंगली जानवर की कम बख्ती आई थी। फायर का दौरानिया कुछ ज़्यादा नहीं रहा था। जल्द ही फायर रुक गया। गोया मेरा अंदाज़ा सही था कि किसी गीदड़ या लूंबड़ वगैरह की हरकत के बायस झाड़ियाँ हिली थीं, और बहादुर बनिया ने फायर खोलने में देर नहीं लगाई थी। मैंने हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पर पिस्टल की नाल पर साइलेंसर भी चढ़ा दिया था। थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे बाएं तरफ काफ़ी दूर रोशनी के 2-3 गोले बुलंद होते दिखाई दिए, लेकिन वो वहाँ से काफ़ी फासले पर थे। थोड़ी सी दबी हुई जगह ही गोया के कोई छोटा सा नाला हो। मुझे अच्छी खासी प्यास महसूस हो रही थी। इस दबी जगह में चश्मे की मौजूदगी यकीनी थी, और बदकिस्मती यह थी कि बर्फ़ ने चश्मे को अपने नीचे दबाया हुआ था। नाले में उतरकर मुझे पानी ज़रूर मिल जाता, लेकिन सिर्फ पानी के हसूल के लिए नाले में उतरना मुझे कब गवारा हो सकता था। एक अच्छे समय पर मैं से कई गुना ज़्यादा प्यास भी बर्दाश्त करने का हौसला मौजूद होता है। मैं एक अच्छा समय पर हूँ या नहीं, इस बारे तो मैं कुछ नहीं कहता। अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं कि मुझ में भूख प्यास को बर्दाश्त करने का मादा वाफिर मिकदार में मौजूद है। मैं उसी सीधई में चलता रहा। रोशनी होने के खौफ ने मुझे रफ्तार बढ़ाने पर मजबूर कर दिया था।